Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking. So, as you all know, हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस वाला पोर्शन. ठीक है, हम साइंस वाले पोर्शन कवर करेंगे एनसीईआरटी से. सो दिस इज आवर डे फॉर द फिजिक्स वाला सिलेबस. ठीक है, देखो. यस, हमारी जो फिजिक्स है वो सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. ऑब्वियसली सीडीएस एंड एनडीए में पूछी जाती है क्लास 9 से 9 वाली एंड 10th वाली एनसीईआरटी. ठीक है, तो सीडीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 9th की एंड 10th की एनसीईआरटी. देखो, एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिक जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं रिगार्डिंग फिजिक्स, फॉर्मूले हो गए हैं, बहुत सारी डायग्राम्स हो गई. ठीक है, रे डायग्राम हो गई, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. एंड जितने भी हमारे पास नोट्स होंगी, आई विल कवर यहाँ पे कवर करवाऊंगा फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. ओके, मैं कोई नोट से कवर नहीं करवा रहा हूँ. आई विल कवर इट फ्रॉम द मेन सोर्स. ठीक है, दैट इज एनसीईआरटी बुक. सो देखो, ऑब्वियसली हमने जो बायो कवर कर रखा है. ठीक है, कहाँ से, एनसीईआरटी से भैया, ऑब्वियसली. सो अगर उस वीडियो को नहीं देखो तो जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो. ठीक है, इसके बाद देख लेना. ठीक है, सो चैनल पे अपलोडेड ऑलरेडी. देखो, ये जो हम कवर करेंगे एनसीईआरटी से फिजिक्स वाला पोर्शन, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है. देन आफ्टर वी विल स्विच टू द 10th वाला एनसीईआरटी. ठीक है, सो देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारी जो है वो मोशन है फिजिक्स की, है ना. देखो, ये मोशन हम कवर करेंगे आज. ठीक है, जस्ट मैं मार्कर ले लूँ अपना. ओके, सो देखो, हाँ, ये मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ नीचे बिकॉज यहाँ से कुछ भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, मैं वो करवाऊंगा जो यूपीएससी पूछता है एग्जैक्टली, है ना. अभी तक आपको मेरी वीडियो से जो भी रेगुलर होंगे ना, आपको समझ आ गई होंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ. ठीक है, बस वो पढ़ाता हूँ जो पेपर में आने वाले हैं, दैट इज इट. क्योंकि बिकॉज बहुत ज्यादा पढ़ के चीजें क्लियर नहीं होती, कोई फायदा भी नहीं है. ठीक है, वो पढ़ो ओनली जिससे पेपर क्लियर होता हो. ठीक है, सो देखो, ये जो हमारे फर्स्ट थिंग हमने क्या स्टार्ट करा, चैप्टर का नाम है मोशन. ठीक है, सो देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली मैथ्स वाले लोग भी उनको पता होगा, बट हम यहाँ पे सब कवर करेंगे. देखो, एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. जस्ट अ मिनट. यस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाती है. एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी. एंड इनिशियल वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं. ठीक, एंड फाइनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वी कैसे हैं, वी कहते हैं. और यू कैन से वी से डिनोट करते हैं. तो मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है यू प्लस वी बाई 2. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आपने एनसीईआरटी बुक देख रखा होगा. हाँ, ये कहाँ से कवर करोगे आप, फर्स्ट थिंग आपके पास अगर हार्ड बुक है, ठीक है, मीन्स हार्ड कवर में है, दैट इज कि 9th एंड 10th के आपके पास बुक्स हैं अवेलेबल आपके पास, तो बुक्स खोलो एंड हाईलाइटर पकड़ो. ठीक है, एंड मैं जो हाईलाइट करवा रहा हूँ वो हाईलाइट करो. ठीक है, एंड अगर बुक ना हो तो एनसीईआरटी के साइट्स पे जाओ एंड साइट पे जाके डाउनलोड करो 9th की एनसीईआरटी एंड 10th की एनसीईआरटी. ठीक है, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, वहां से आप कवर कर सकते हो. ठीक है, सो वहां से आपको मिल जाएगी, वहां से हाईलाइट कर लेना एंड आपकी हेल्प हो जाएगी फॉर बेटर रिवीजन के लिए. ठीक है, देखो, ये हमारी होगी फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. व्हाट इज v? v हेयर इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u हेयर इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू टाइम. ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना. इसको हम अभी इक्वेट भी करेंगे, आपको इक्वेट करने के बाद अच्छी तरह समझ आएगी. ठीक है, देखो, एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बात समझ आ रही है. एक्सेलरेशन जो है उसे हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मूव कर रही हो ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड हम नेगेटिव कब लेंगे, जब वेलोसिटी के अपोजिट में उसकी मूवमेंट दिखे. देखो, अगर वेलोसिटी के अपोजिट मूवमेंट हो रही है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं पता है, उसे रिटार्डेशन कहते हैं. ठीक है, एंड एक हम अगर पॉजिटिव हुई तो उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे एंड नेगेटिव हुई तो हम उसे रिटार्डेशन कहेंगे. क्लियर है. देखो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में रखना.
ठीक है, बेसिक से है एडवांस तक लेके जाऊंगा, ठीक है। हाँ चलो देखो ना, फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, एक द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम क्या दिखाते हैं, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजिशन में जो चेंज होती है टाइम के साथ साथ, उसे हम दिखाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम डिनोट करते हैं जब वो टाइम के साथ चेंज हो रही हो। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हमारा ग्राफ था, है ना, ऑब्वियसली डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। देखो नेक्स्ट आ जाओ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, द वेरिएशन इन द वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किसे डिनोट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब वेरिएशन हो रही होती है वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन में, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जब चेंज हो रही हो, है ना, यहाँ की यहाँ तक वेलोसिटी डिफरेंट थी, देन यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी डिफरेंट है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिफरेंट रखा, देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिफरेंट रखा टाइम के साथ साथ, से डिनोट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करवा रहा, बस देखो थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरी ये लिख रखी है बट मैं नहीं बता रहा ना। सो ओनली वी कैन डू द थिंग जो यूपीएससी पूछता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाओ इक्वेशन पे, है ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखना, याद ना हो याद कर लो, ठीक है। ये क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने आई थिंक अभी एक्सेलेरेशन वाले पोर्शन पे यही वाला फॉर्मूला देखा था ना, v, u को आप लेफ्ट साइड ले आओ, v माइनस यू, एंड t को आप डेनोमीटर में ले जाओ, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, आ जाएगा ना आपका ऑब्वियसली। सो ये फॉर्मूला याद करना, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूज कहाँ करोगे, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, एक्सेलरेशन दे रखा हो, टाइम निकालने बोले, या फिर कोई तीन दे रखा हो चौथा निकालने बोले, ऐसे यूज होती है, ठीक है। देख ये इसके नेक्स्ट देखो, जो s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, s हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, ओके। सो इज इक्वल टू यू टी, यू हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू टाइम प्लस हाफ, ए मतलब एक्सेलरेशन एंड टी मतलब ऑब्वियसली टाइम, है ना। ओके, सो नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमारे पास है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखो ए मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है ना, एंड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस है, एंड वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, एंड यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सो इरेज करने दो, फिर इसे हाईलाइट करता हूँ। हाँ जी, देखो ये हमारे पास क्या है, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला एज इट इज आप रट के जाओगे, ठीक है। यूज कैसे करोगे, हमारे पास अगर वेलोसिटी दे रखी हो, है ना, एंड एक्सेलरेशन पूछे, एक्सेलरेशन निकाल देना, डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस निकाल देना, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ रखा हो, है ना, अपनी 10th में, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, या हिंदी मीडियम से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो उनकी अच्छे से क्लियर होगी, फॉर्मूला उन्होंने रट रखा होगा, ठीक है, तो आपकी अच्छे से रिवाइज हो जा रही है। बट जिन्होंने उसके बाद एक बार भी नहीं पढ़ा, फिर उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, ठीक है। बट कोई नहीं, वीडियो पूरा देखो, है ना, इसे मैं डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा, एंड कॉन्सेंट्रेट होके देखो, ठीक है, फोकस रहो। देन देखो देखो नेक्स्ट आ जाओ, हाँ ये मैं ऐसे बस स्क्रॉल कर दूंगा डायरेक्टली, है ना, जहां से इंपॉर्टेंट नहीं होगी आई विल स्किप ऑल कंटेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ाऊंगा। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इजी था, क्या क्या कह रहा है वो बताओ, देखो क्या कह रहा है भैया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, है ना, देखो विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड के साथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड, मोशन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड ना होगी तो यूनिफॉर्म ऐड नहीं करोगे, ओनली सर्कुलर मोशन ऐड करोगे, लिखोगे, ठीक है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी देन वी ऐड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। कॉन्सेप्ट थे, इजी हैं, देखो आपका चैप्टर यहाँ
खत्म होता है। ये देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन होता क्या एग्जैक्टली भैया? एक्सेलरेशन वो होता है जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा होता है पर यूनिट टाइम पे। आपको अगर मैं बताऊं, थोड़ी सी डिटेल जाता हूँ मैं। देखो, आपने ड्राइव करा होगा कार, ठीक है, उसमें, या फिर बाइक बाइक राइड करा होगा, उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर आपको लेट्स काउंट कि आपने 40 की स्पीड से गया, ठीक है। देन सेकंड किलोमीटर आप 60 की स्पीड से जा रहे हो। देन थर्ड किलोमीटर जो आपने कवर करा वो 80 की स्पीड से जा रहे हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन शो हो रहा है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन शो हो रहा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली और थी। क्या नोटिस करने वाली थी? यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है ना। यहाँ पे +20 का ऐड ऑन हो रहा है हर हर टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर में आपने 40 से सेकंड पे 60 पे गया, एंड देन सेकंड से थर्ड पे आपने 80 पे गया, मीन्स 20 का डिफरेंस आप लेके चल रहे हो ना, इंक्रीमेंट। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ हो रही है। बट हमारे जो बाइक में होती है, फिर कार में होती है, ऑब्वियसली बहुत बहुत सारी जगहों पर स्पीड ब्रेकर होता है, एंड तो उन सब जगहों पे ब्रेक लगती है तो स्पीड मेंटेन नहीं होती, ठीक है। वहां पे ओनली क्या क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीमेंट अगर हो रही होगी ना आपकी वेलोसिटी में, आपकी स्पीड में, तो उसे कहेंगे हम एक्सेलरेशन, ठीक। वो सेम फॉर्मूला फिर से आ गया, मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया, रिवाइज याद करो फिर से, एक बार रिपीट करो, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस का यहाँ पे s इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक। चलो देखो, एक चैप्टर कवर हो गया ना, है ना। बुक उठाते, आप पढ़ते रह जाते, ठीक है। इट टेक्स एटलीस्ट हाफ एन आवर, बट आई मैं यहाँ पे कवर कितना करवा दिया आपको? ओनली 10 to 15 मिनट्स में, ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कुछ एनसीईआरटी में अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, पिक्चर्स अच्छी दे रखी हैं, है ना। ऑब्वियसली बच्चों के लिए बुक्स हैं, है ना। सो देखो, हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड रिप्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दीज थ्री लॉज आर नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। गैलीलियो साहब जो थे, उनके स्टडीज को, है ना, उनकी जो लिखी हुई थी उन सब चीजों को आगे फर्दर क्लासिफाई करते हुए, ठीक है, फोर्स को एंड मोशन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करा फंडामेंटल लॉज से, ठीक है। जो कि अब न्यूटन साहब ने दिया हमें, क्या गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की मोशन किस डायरेक्शन पे होती है, ऑब्जेक्ट की मोशन पे क्या एक्ट करती है, ठीक है, कौन से लॉ लगते हैं। सो देखो, एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट आ जाओ, है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, जो भी नए हो, ठीक है, चैनल पे, है ना, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी एनसीईआरटी की वीडियो एंड वीडियोस रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, है ना, कैसे सॉल्व करें, मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। दिस विल ऑल विल डेफिनेटली बेनिफिट योर लॉट। सो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना। चलो ओके, यहाँ हम सेइंग डायरेक्टली। सो नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट इज स्टेटेड बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो अपने अगर वो स्टेट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, एंड अगर वो मोशन वाले स्टेट पे तो वो मोशन पे रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उसे हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स उस पर ना लगाएं, ठीक है। सो देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ये हमारे गैलीलियो साहब। नेक्स्ट देखो, आ जाओ, हाँ। इन इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ध्यान में रखना, इट्स मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे, ओके। सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया। सेम बात कह रही है, वाइस वर्सा है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ एन इट्स इनर्शिया। मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट डायरेक्टली आते हैं, है ना, एंड आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। इनर्शिया टू डायरेक्टली डिपेंड ऑन अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या है? इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू रिमेन मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। बताया मैंने पहले ही, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन पे रहना चाहेगा। कब तक? जब तक मुझसे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ना उस पर ना लगाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम होगी ना, उसमें चेंज कितने रेट से आएगा, है ना, कितने दर से आएगा,
इज प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी जितने हम अप्लाइड फोर्सेस उसमें लगाएंगे, कौन सी अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी डायरेक्शन पर रेट चेंज होगी, ठीक है, ये कह रहा। देखो, ना समझ आई फिर से देखो यहाँ पर क्या कह रहा, ये डायरेक्टली बात करता है मोमेंटम पे, है ना, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन है, डायरेक्टली बात करता है मोमेंटम पे, पी इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पी क्या है, पी कंसिडर, वी कंसिडर हियर इज द मोमेंटम एंड एम इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वी इज इक्वल टू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होती है, वे वेक्टर क्वांटिटी है, हैज बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर भैया उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो। ऑब्वियसली जिनका साइंस होगा उनको पता होगी क्लास 12 में, एंड जिनका साइंस क्लास 12 में जिन्होंने नहीं ले रखा होगा उनको ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली पता हो भी सकती है ना, चलो अगर 10th में पढ़ा हो। देखो हाँ, तो मोमेंटम हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, टू क्वांटिटी होती है, ठीक है। देखो एंड द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं भैया, मोमेंटम के एसआई यूनिट फाइंड आउट ऐसे करते हैं, देखो मास वी कंसिडर इज इक्वल इन किसमें, केजी में, है ना, एंड ये हमारे वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें कंसिडर करते हैं, मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया ना कि केजी मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। देखो जो हमारा सेकेंड लॉज ऑफ मोशन है ना, वो जो हमारा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें देता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होता है फोर्स का यूनिट वो होती है न्यूटन, एंड अगर हम बात करें इस वाले टर्म में, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताया कैसे, मास की हमारी यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो द सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, मोशन gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। कुछ नहीं कह रहा, सेम बातें हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कह रहा, ठीक है, स्टेटमेंट में दे रखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, ये तो पता हो गया आपको, है ना, क्रिकेट क्रिकेट के शौकीन हो आप तो ऑब्वियसली हम भी हैं। चलो देखो, हाथ आप हैंड पीछे क्यों करते हो जब आप कैच कर रहे होते हैं बॉल को, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि बच्चों वाले बुक में ना डायग्राम्स बहुत अच्छी होती है, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है ना। हाँ चलो देखो, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, है ना, याद रखना इस चीज को, इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट, है ना। मतलब जब फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा, इंस्टेंटेनियसली सेकंड वाला ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो क्या इसमें दोनों लिविंग होनी चाहिए, ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है, तभी ये काम करेगी। टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो जिन्होंने भी पढ़ रखा होगा ना साइंस, है ना, उनकी बेसिक, ये बहुत बेसिक है, ठीक है, क्योंकि मैं 9 पे आया हूँ, क्लास 10 आ जाने दो, ठीक है, वहां पे देखना आपको एडवांस से कैसे मैं मिलवाता हूँ, ठीक है, एडवांस वाले क्वेश्चन पे, वहां आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, इसलिए आई थिंक आपको सबको अंडरस्टैंड हो रही है अच्छी तरह से, ठीक है। देखो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड, एग्जांपल है ये, द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, है ना। हम कैसे ये चलते हैं रोड पे, वो बता रहा कि जब हम फोर्स लगाते हैं रोड पे तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है हमारे पैरों पे, ठीक है, कि हमें तब हमें आगे मूव हम इजीली कर लेते हैं। ये हमारे रिकॉइलिंग वेलोसिटी पे काम करती है ना। बुलेट फायर करा, ये पीछे की तरफ आएगी, सो ओके। चलो ये फिगर देख रहे हो, समझ आ रही है, ये देख रहे हो, अच्छी फिगर है। चलो देखो, third law motion, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies, important ये है, they act on two different bodies, clear है। so next देखो आ जाओ, हाँ जी। so कहाँ आ गई हमारी नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन, अच्छी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। इमेजिनेशन करना बस आप, देखो इंट्रोड्यूस होंगे हम यहाँ पे आइजैक न्यूटन सर से, ये किया है कभी बचपन में किया ये इंटरेस्टिंग है ना। चलो देखो, along the circular path is acting toward the center, the force is called the centripetal, means center seeking force, center seeking force means the force which act toward the center,
हाँ जी। सो नेक्स्ट थिंग, हाँ यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर ए एंड ऑब्जेक्ट नंबर बी, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट ए लार्जर है एंड ऑब्जेक्ट बी स्मॉलर है। सो वी कंसिडर ऑब्जेक्ट ए की मास कैपिटल एम है एंड ऑब्जेक्ट बी की मास स्मॉल एम है, ठीक है। हाँ मास है, ठीक है, मास स्मॉल एम है इसकी, बी की एंड ए की कैपिटल एम है। सो देखो इस इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। तो फोर्स कितनी लग रही होगी, फोर्स हमारी कितनी लग रही है, एफ फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई डी स्क्वायर, और यू कैन से आर स्क्वायर, डिस्टेंस की जो स्क्वायर होगी, फोर्स कितनी लगेगी, ये हमारे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बट प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हमने यहाँ पे ऐड क्या करा, यहाँ पे ऐड किया एक कांस्टेंट आता है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो जी की वैल्यू दे रखी है ना, जो जी है ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, और यू कैन से डी स्क्वायर, ठीक है। फिर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है, और एग्जाम में पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऐसे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और और डायरेक्टली क्वेश्चन होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आती है इस पेपर में डायरेक्टली ऑप्शन से, ठीक है। सो आप यहाँ पे इससे बस इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो देखो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जो मून हमारे सन नहीं अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना, वो कौन से फोर्स से हो रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स से एक्ट हो रही है। नेक्स्ट देखो, ये जो हमने बात करा कि जो फोर्स होगी वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो है, एंड हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के स्क्वायर, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, सेम इक्वेटिंग करने के बाद। सो नेक्स्ट देखो, ये जो हमारे पास जी है ना, यहाँ से देखो अगर ये फॉर्मूला है ना, आपने मैथ ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूले से देखो अगर हम मैं जी यहाँ अगर मैं जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी राइट एज अ जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1/M2, कैसे, ये जो डी है ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये जो M1 इंटू एम है वो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, है ना। तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जी इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो ये आएगा ना, ठीक है। अब जी की जो है वो वैल्यू कितनी होती है, एंड ऑब्वियसली जी की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी वो बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड डी स्क्वायर, डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस की होती है मीटर, और मीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, मास इंटू मास, मीन्स मास का स्क्वायर, यहाँ पे देखो है ना दे रखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड आउट बाय द हेनरी कैवेंडिश, है ना, ये जी की वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी, हेनरी कैवेंडिश सर ने, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ जी इज कितनी वैल्यू होती है याद रखना, ठीक है, 6.673 इंटू 10⁻11, और ये हमारा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ वैल्यू कितनी थी 6.673 इंटू 10⁻11, एंड फिर हमारी यूनिट लगा देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर है। ये बस एक बार रीड कर लो, है ना, क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फेनोमेना व्हिच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। देखो फर्स्ट हमारा हो गया द फोर्सेस दैट बाइंड अस टू द अर्थ, एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, एंड द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन। ये कैसे होती है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होती है ना, और यू कैन से ग्रेविटेशन लॉ की वजह से होती है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, जो स्मॉल जी है ये क्या है, ग्रेविटी है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटी, जी इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट सेम होती है। हाँ जी की वैल्यू कितनी होती है वो बता दो भैया आप, देखो जी का पहले फॉर्मूला देखो आप, जी मीन्स ग्रेविटी, है ना, अर्थ की ग्रेविटी कितनी होगी, है ना। तो देखो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होगी, अर्थ की जितनी मास होगी, एंड जो हमारे पास डिस्टेंस रेडियस जो है अर्थ की, ठीक है, उसकी जितनी रेडियस है उसे हम उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंड हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारे पास आएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर जी क्या है, यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है 6.673, है ना, और यू कैन से 6.7 10⁻11, ठीक है। ओके जो स्मॉलर जी है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देखो इतनी आती है,
तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं ना, जो स्मॉलर जी की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, है ना, ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m/d²। ओके ओके, एक सेकेंड देखो यहाँ पर, ये m क्या है यहाँ पे, मास इज द m इज द मास ऑफ द अर्थ, है ना, m जो है वो अर्थ का मास है, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हो अर्थ के ऊपर रखी हो थोड़ा डिस्टेंस पे या हाइट पे, ठीक है, वहां से उस ऑब्जेक्ट से लेके अर्थ की जो डिस्टेंस होगी उसे मेजर करने के बाद हम डी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, डी के जगह पे पुट करेंगे। सो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट थिंग ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ये ज्योग्राफी का भी टर्म बनता है ना, देखो याद है ना आपको, रेडियस जो है ना अर्थ की इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर। इट मीन्स जो रेडियस होगी इक्वेटर के पास वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द पोल्स। एंड नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर, है ना, जो जी की वैल्यू है ना वो ग्रेटर होगी कहाँ पे, पोल पे, देन एट द इक्वेटर। अब पूछोगे भैया क्यों ऐसा, तो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, है ना, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है ना, ध्यान सुनो बात को। जी की जो वैल्यू है वो क्या बता रहा है कि पोल पे कम, पोल पे ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा कैसे होगी बताता हूँ, देखो इसके ऊपर आ जाओ, क्या लिखा है, जो रेडियस है ना अर्थ का वो पोल पे कम होगी यानी इक्वेटर पे ज्यादा होगी, यही तो कह रहा। तो जब पोल पे रेडियस जो अर्थ की वो कम होगी, है ना, इट मीन्स यहाँ पे जब वैल्यू नीचे जो है वो कम आएगा, है ना, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर पे वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगा। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द ग्रेविटी, है ना, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। वहीं पे इक्वेटर वाले पोर्शन पे क्या होता है, जो रेडियस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है इक्वेटर पे। ठीक है, तो जब रेडियस ज्यादा होता है इक्वेटर पे, जब डेनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर कम हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, कि डेनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर हम में जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी ग्रेविटी को, मीन्स जो ग्रेविटी वो इक्वेटर का पोल कंपैरिजन में, ठीक है, वो इक्वेटर पे कम होगी, है ना। ये समझ जिसको ना आया हो ना कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, जी की वैल्यू वो कम कैसे आएगी, तो ऑब्वियसली उसका मैथ बैकग्राउंड ना होगा। ठीक है, तो देखो बताता हूँ मैं, अगर आप 6 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आ रही है, अगर 6 को डिवाइड करोगे 2 से वैल्यू आएगी 3, है ना, एंड 6 को डिवाइड करोगे आप 3 से, वैल्यू कितनी आएगी 2, है ना। इट मीन्स जब अगर 6 नीचे अगर 2 रखते हो स्मॉलर वैल्यू, तो वैल्यू हमारे क्या मिलती है, ग्रेटर 3, एंड अगर आप रखते हो नीचे डिनोमिनेटर हाइयर 3 तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कहा तुम मुझे मैथ में ले जाते हो यार। चलो देखो, फॉर्मूला सेम है, मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है बिकॉज ऑफ रिवीजन कर लो आप, याद रखो चीजों को। ये क्या है, रीड कर लेना बस। ठीक है, देखो, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ एन इट्स इनर्शिया। यहाँ तक पढ़ा आपने। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। इट रिमेन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस, कहीं भी हो सेम होगा। ठीक है, दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, है ना, मास जो है ना ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ भैया, तो चेंज क्या करता है, हमने सुना था कि मून पे जो वेट होती है वो ऑब्वियसली 1/6 हो जाती है अर्थ के कंपेरिजन में, हाँ होती है, बट क्या वो चेंज होती है, वो होती है वेट, ना कि मास। ठीक है, तो मास जो है ना वो पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब में, पूरे यूनिवर्स में सेम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, जो एक जगह पे होगी वो दूसरे जगह पे भी सेम होगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर, यही तो बात कह रहा था, दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लैनेट, वेयरएज इट्स वेट डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। जो जी है ना वो डिपेंड करता है, जी मीन्स ग्रेविटी, डिपेंड ऑन लोकेशन, इसलिए जो वेट है वो चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, है ना। एक चीज और देख लो, मून के बारे में थोड़ा जान लो, है ना, क्या होती है, तो वेट जो होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कितनी वेट होगी, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द इट्स वेट ऑन द अर्थ। जितनी वेट अर्थ में होगी उसकी 1/6 हो जाएगी मून पे। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट 6 किलो है अगर अर्थ पे, तो मून पे 1 किलो का हो जाएगा, इसीलिए वहां पे
फ्लोट करते हैं, करती है कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो मून पे होगी ना सारे फ्लोट करेंगे, है ना। आपको एयर प्रेशर फील होगा नीचे से, ठीक है, ग्राउंड से। ओके, नेक्स्ट देखो, खत्म हो गया। आई थिंक एक है तो चैप्टर और होगी। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बटा एरिया, थ्रस्ट थ्रस्ट बाई एरिया, ठीक है। एंड इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज प्रेशर, है ना। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। एंड ऑब्वियसली हम कह सकते हैं इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, है ना। प्रेशर का ऐसा ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। आ जाओ, बुयांसी पढ़ा है? अ- अच्छी टॉपिक है, थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। आ जाओ, पहले इससे पहले जानो कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी किसे कहते किसे हैं? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन कर रहा कोई ऑब्जेक्ट, उसकी उतनी डेंसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस अपवर्ड फोर्स exerted by water is known as the force of buoyancy। ये कब बात हो रही? ये बात हो रही जब आपने बाल्टी को डाला है कुएं में। जब कुएं में डालोगे ना बाल्टी को, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने फील भी करा होगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होती है, जब बाल्टी अंदर जा रही होती है, जब वाटर के कांटेक्ट में आती है ना वो, तो वो एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। उसे कहते हैं फोर्स ऑफ buoyancy। आ जाओ, पूरा देखो ढंग से। When an object is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। क्या कहने का मतलब है? सेम एग्जांपल लूंगा मैं फिर से, वो जो बाल्टी का, ठीक है, जो बाल्टी हमारे पास है, अगर उस बाल्टी को, या फिर अगर, चलो कोई बात नहीं, है ना, वो गांव वाले बच्चे सब समझ पाएंगे कि पानी जब निकालते हैं कुएं से ना, तो बाल्टी से निकालते हैं, ठीक है। देन वहां पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस होती है? देखो चलो, आप आगे भी कर सकते हो। एक कंटेनर लेना, उस पे एक छोटा छोटा सा बीकर लेना, ठीक है। बीकर पे क्या करना, आप उसको अंदर इमर्ज करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या होगा, आप उसको आधा अंदर डालोगे या पूरा अंदर डालोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जितना वो फ्लूइड जो है ना वो डिस्पर्स करेगा, वो हटाएगा, ठीक है, उतना ही इक्वल, है ना, वो वेट अपने फ्लूइड के जितना डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बस ये कहने का मतलब था, ठीक है। चलो, ये देख लो, Archimedes principle has many applications. It is used in designing ships and submarines। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और एग्जांपल्स देखो, जो लेक्टोमीटर होती है ना, विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ मिल्क, है ना। एंड जो हाइड्रोमीटर है, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। क्या है? हाइड्रोमीटर, ओके, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी, आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ये सारे कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड है, पे बेस्ड है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? आई थिंक, हाँ, वर्क एंड एनर्जी, है ना। अच्छी चैप्टर है, चलो देख। हाँ, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो बढ़ा रहा हूँ, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स लगाएंगे एंड जितना वो डिस्प्लेस करेगा उतना वर्क होगा। देखो, फर्स्ट टाइम पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे थी, एंड देन हमने इस पे फोर्स लगाया एंड डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ तक, एंड ये सेम ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। जितना हमने फोर्स लगाया, जितना पूरा डिस्प्लेस हुई, इसका मल्टीप्लीकेशन ही कहते हैं हम इसे वर्क डन, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आगे बताऊंगा, चलो देखो, सुनो ध्यान से। ये लिखा है ना एफ एस, इसे हम क्या क्या पढ़ते हैं पता है? इसे हम पढ़ते हैं डॉट, है ना, एफ डॉट एक्स, ठीक है। एंड ये जो ऊपर लिखा है ना, कहीं पे आपने देखा होगा क्रॉस लिखा होता है मल्टीप्लीकेशन पे, है ना, इसे हम डॉट कहते हैं। आपने, अगर आपकी 12th में साइंस होगी ना, तो आपको बेटर पता होगा। जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, दो चीजें होती हैं, एक डॉट प्रोडक्ट एंड एक क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो हम लगाते हैं कॉस थीटा, है ना। एंड जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो हम लगाते हैं उसे क्या? साइन थीटा, ठीक है। देखो, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एफ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। एंड जहाँ पे क्रॉस लगी होती है वहां लगा सकते हैं हम क्रॉस की जगह पे साइन थीटा, ठीक है। हम थीटा लगाते हो इसलिए क्यों है? आप देखो, आपको समझ आएगी कि लगाते क्यों, है ना। क्लियर होगी अच्छे तरीके से। देखो, फर्स्ट थिंग, हाँ बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, यूनिट जो है वो क्या होगी? न्यूटन मीटर, और यू कैन से जूल,
आगे देखो, द वर्क डन बाय फोर्स कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, ओके, जो वर्क डन होगी ना वो इधर पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। अब ये बात कुछ समझ ना आई भैया, पॉजिटिव होगी नेगेटिव कैसे होगी, है ना। देखो, वर्क डन इज नेगेटिव कब होगी, व्हेन द फोर्स, रुको रुको, आ जाओ पीछे आ जाओ। ये जो पढ़ा आपने ना, वर्क डन जो होगी वो इधर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कैसे होगी, आ जाओ बताता हूँ। जो मैंने बताया अभी ना, ये डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। तो जो एफ के साथ है, मतलब डब्ल्यू के साथ है, जो वर्क डन होगी ना इज इक्वल टू एफ एस। हम लिख क्या सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। देखो कॉस की जो वैल्यू होती है ना, कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, वन। इट मीन्स जो फोर्स लगाएंगे हम यहाँ पे एंड जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी हमारे पास वर्क डन, है ना। बट कब, जब हम फोर्स इधर लगा रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन पे हो रहा है ना, फोर्स हम इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का, एंड कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड देखो, जब हम फोर्स ऊपर की तरफ से लगा रहे हो, रुको मैं इसे इरेज करके बताता हूँ फिर से, ठीक है। देखो, दूसरा वाला पार्ट समझना, जब हम इसे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर से लगा रहे होंगे, है ना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। एंड इन केस जब अगर ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो, है ना, तो इस डायरेक्शन पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। एंड कॉस 90 डिग्री से इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स जो वर्क डन होगा ना वो जीरो होगा। आई बात समझ, ठीक है। मतलब वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन नहीं होगा, इसलिए ये वाली केस इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन हुआ ही नहीं, है ना। देखो एक केस होता है 180 डिग्री पे, जब cos थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है, मतलब cos 180 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाती है पता है, नेगेटिव होती है। इट मीन्स क्या हो गई, देखो जैसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लगाया एंड इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन पे हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। तो क्या हो जाएगी, इसकी जो वर्क डन है वो हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया फोर्स तो इधर लगा रहा है इस डायरेक्शन पे, मूवमेंट इधर कैसे हो रही है, तो मूवमेंट ऐसे इधर इसलिए हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। कैसे करती है, आपने स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करो, ठीक है, उस उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो दूसरे डायरेक्शन पे होगी, है ना, अपोजिट डायरेक्शन पे होगी। इट मीन्स वहां पे जो थीटा है, एंगल है, वो 180 डिग्री है ना। तो उस वाले केस में क्या होगा, जो वैल्यू होगी cos 180 डिग्री की वो -1 होगी, ठीक है। इसलिए जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब बात समझ आ रही है कि यहाँ नेगेटिव क्यों बोला था, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर है। जीरो इसलिए नहीं होगा बिकॉज वो वर्क डन होगा ही नहीं, है ना, इसलिए। चलो देखो, हाँ तो आई थिंक ये थोड़ा टेक्निकल लगा होगा, है ना। हाँ जी, तो सारी चीजें बेसिक नहीं होती, ठीक है। पढ़ोगे सारे कंटिन्यू करो, इजी भी आएंगी, मॉडरेट भी आएंगी, डिफिकल्ट भी आएंगी, आपको सारी चीज समझनी है, ठीक है। देखो, जो वर्क डन होगा ना इज नेगेटिव कब, व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वही बात मैंने बताया अभी, जो वर्क डन होगी इज पॉजिटिव कब होगी, व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर डिस्प्लेसमेंट हो तो पॉजिटिव वर्क डन है, जिधर फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है यहाँ तक। यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम दैट ऑफ द वर्क इज द काइंड ऑफ जूल, है ना। वर्क की एंड वर्क की एंड एनर्जी की यूनिट है वो होगी जूल। नेक्स्ट आ जाओ, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, उसके मोशन से आती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, स्पीड बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी स्पीड होगी, ठीक है, फास्ट एंड होगी। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी आ जाओ, देखो ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के केस में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम उसके हाइट में इंक्रीमेंट देंगे, है ना, जब ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज होगी, है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। एंड काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, है ना।
आ जाओ नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला क्या है भैया, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू एम जी एच। एम क्या है, मास, जी ग्रेविटी एंड एच इज इक्वल टू हाइट। एम फॉर मास, जी इज फॉर ग्रेविटी एंड एच फॉर हाइट। मास क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की मास जो हम ऊपर उसे लटका कर रखे हैं, जी ग्रेविटी 9.8 एंड एच क्या होगी, हाइट, कितनी हाइट पे हमने उसको रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर फ्रॉम वन फॉर्म, कैन ओनली बी कन्वर्टेड, है ना, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ सेम बात है, ठीक है, एनर्जी वाले पे और ये सेम आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन वाले फॉर्मूले पे भी, ठीक है, दोनों सेम कहता है। क्या कहता है, आप एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप ओनली कन्वर्ट कर सकते हो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा, एमजीएच होती है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है भैया, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से कुछ याद आ रही है, मोमेंटम क्या की फॉर्मूला क्या होती है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास इनटू वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन मस्ट है निकाल कर जाना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में मास काइनेटिक एनर्जी में भी है, मास वेलोसिटी एंड सेम विद द मोमेंटम पे। हाँ ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों पे रिलेशन निकाल के जाना, ठीक है। देखो जब हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते हैं ना, एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। बस इतना जानो, जो लिखा है एनसीईआरटी पे ना बस वो पढ़नी है। देखो नेक्स्ट आ जाओ पावर पे। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, किसी काम को हम कितने रेट से कर रहे हैं, कितने दर से कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पावर। अगर किसी इंसान के अंदर, किसी ह्यूमन बींग के अंदर पावर ज्यादा कब होगी, जब वो किसी काम को, है ना, जब वो किसी काम को बहुत ही कम टाइम पे करे, है ना, जब टाइम कम लग रहा हो, वर्क ज्यादा कर रहा हो, तो पावर इसकी बहुत हाई है, एफिशिएंसी हाई है, वही कहते हैं ना हम उसको। हाँ, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये देखो इंपॉर्टेंट है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट और बताता हूँ, पीवाईक्यू भी है, बहुत बार पूछ सकता है। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, इसकी गिव मी अ सेकेंड। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके ओके, वो जो है ना 3.6 वाला फॉर्म, 3.6 वाला जो कैलकुलेशन है वो आइए क्लास टेंथ वाले चैप्टर्स पे, ठीक है, चलो हम कवर कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है, साउंड, है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छी है। चलो देखो, बहुत इजिली कवर करेंगे हम इसको, है ना। हाँ, जो कंप्रेशन होता है ना, इज कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रेयरफेक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। एग्जांपल पे आ जाओ, देखो ये है हमारे पास कंप्रेशन, ये है रेयरफेक्शन, दिख रहा, ये फिर आगे कंप्रेशन एंड फिर क्या आ गया हमारे पास, रेयरफेक्शन, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर ज्यादा है ना, हाई प्रेशर एरिया है, एंड रेयर फ्रैक्शन वाला एरिया जो होता है वो लो प्रेशर का होता है, ठीक है। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड वेव होती है ना, देखो साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखना, साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलो देखो, जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव propagation but oscillate up and down about their mean position as the wave travel, है ना। वो जो ट्रांसवर्स वेव में क्या होती है, वो ऑसिलेशन होती नहीं है, ठीक है, पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ वेव में, बट ऑसिलेट वो ऊपर नीचे कर रही होती है, अप एंड डाउन कर रही होती है अपने मीन पोजीशन से, ठीक है, इन ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होती है, वो मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे जो होती है प्रोपोगेशन नहीं कर रही होती है, ठीक है, वो आगे पीछे कर रही होती है। देखो जैसे देखो इस वाले फॉर्म पे पहले कंप्रेशन देगा, फिर रेयर फ्रैक्शन देगा, फिर कंप्रेशन देगा, फिर रेयर फ्रैक्शन देगा, ऐसे, है ना, कंटिन्यू करिए, ग्रेजुअली ये बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखो, वे में ड्रॉप अ पेबल इन अ पॉन्ड, पेबल, व्हाट डज द पेबल मीन। चलो आपको थोड़ी सी नॉलेज चेक करता हूँ, ठीक है, आप बताओगे पेबल मतलब होता क्या, कमेंट में बताना, ठीक है। In a pond, the wave you see the on the surface
वाटर सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखा है ना, जब आपने पॉन्ड पे, तालाब में, है ना, बचपन में करा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने करा होगा, देखा होगा, जब आपने कोई एक पत्थर पानी में फेंकते हो, वो काफी दूर तक जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वेव बन रही होती है ना पॉन्ड में और वाटर डिपॉजिट में, वो क्या होती है, वो किस टाइप की वेव होती है, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। आपने देखा ऊपर नीचे हो रही होती है, इट मीन्स अपने मेन पोजिशन से वो ऑसिलेट कर रही होती है, ठीक है, वाइब्रेट कर रही होती है ऊपर नीचे, ठीक है ना, क्लियर है। देखो, उसे कहते हैं लाइट, जो हमारे पास है वो ट्रांसवर्स वेव है, फिर से सेम थिंग, कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, क्या होता है, देखेंगे, ठीक है। देखो आ जाओ, वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसे हम लैम्डा कहते हैं। देखो लिखा है ना लैम्डा। यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट, डिस्टेंस जैसे मीटर, है ना, ये हमारा पोर्शन कंप्रेशन वाला, सेम ये पोर्शन जहाँ पे डेंसिटी कम है वो रेयरफेक्शन। देखो ये क्या है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा, इस पे कुछ चीज सीखोगे। ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, इसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है ना, इसे ट्रफ कहते हैं। चलो देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, है ना, इट्स ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। हाँ, ये जो वी दिख रहा है आपको ना, ये वी नहीं पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स में इसे बोलते हैं न्यू, ये ग्रीक लेटर है। एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की, जो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है, वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज तो मेजर करते हैं हम, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे भैया, जो फ्रीक्वेंसी होगी ना एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। क्या बोल रहा, जो टी मतलब टाइम पीरियड है, एंड वी क्या है, ये वी नहीं, ये न्यू है, बताया ना अभी मैंने आपको। ये न्यू डिनोट किसको करता है, ये डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी है एंड टाइम, इसकी जो होती है कैलकुलेशन, वो होती है न्यू इज इक्वल टू 1/t, है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, टाइम जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा जितनी होगी टाइम उतना कम लेगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। आगे आ जाओ, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। जो साउंड की जो लाउडनेस होगी एंड सॉफ्टनेस डिपेंड किस पे करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड पे, है ना। जब थोड़ा स्पीड करते हैं, ठीक है, जल्दी कवर करते हैं। द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड is that characteristic which enable us to distinguish one sound from another having the same pitch or and loudness। देखो, there are lot of human beings, ठीक है, तो सबकी जो वॉइस है ना वो डिफरेंट है। आपने ऐसा कॉल करा होगा ना, तो अपने आपको ऑब्वियसली पता चल जाती है कि किसने कॉल करा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलती है ना, सारे ह्यूमन बीइंग की वॉइस डिफरेंट होती है ना। अगर पिच सेम भी हो, लाउडनेस सेम भी हो, उसके डिस्पाइट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, जो साउंड में थोड़ी सी क्वालिटी होती है वो चेंज आती है, डिफरेंट आती है। तो हम उसे कहते हैं क्या है, उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, और वी कैन से टिम्बर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। कहते हो ना, एक टोन पे बात करो, है ना, वो मीनिंग अलग है, सेंस अलग है। यहाँ पे देखो, साउंड की जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम कहते हैं टोन, है ना। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट। इट मीन्स क्या है, जो साउंड होती है ना, साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के साथ हम जब किसी चीज को बोल रहे होते हैं, वो एक नोट कहलाती है। एंड जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी निकलती है उसे हम कहते हैं टोन, एंड जो साउंड की क्वालिटी आती है उसे हम कहते हैं टिम्बर। क्लियर है यहाँ तक। मैंने इसलिए कहा था इन सब चीजों को ना हाईलाइट करोगे अपने, जो आपने डाउनलोड कर रखा है एनसीईआरटी वाली बुक उस पे, एंड ऑब्वियसली अगर हार्ड बुक होगी आपके पास कवर वाली, तो वहां पे हाईलाइट करोगे, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम आप जब इसे रीड आउट करोगे ना, तो एग्जाम में इजी होगी गो थ्रू करने के लिए। समझ पा रहे हो? यस। नेक्स्ट देखो, आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो क्या बोल रहा, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हाँ, पेपर में एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आती है कि कौन से, हाँ जी, देखो यहाँ पे साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडिया में कैसे एक्ट करती है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। देखो, जितनी ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होगी,
और सब्सटेंस होगी, स्पीड जो होगा साउंड का वो उतना ज्यादा होगा। क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैसेस, है ना। सॉलिड से अगर गैसेस में जाते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में साउंड की स्पीड हाईएस्ट होगी एंड गैसेस स्टेट में स्पीड ऑफ साउंड सबसे लॉवेस्ट होगी। अब देखो कहेगा क्या एग्जामिनेशन पे कि आप उस फ्लो चार्ट चार्ट को टिक करो जिसमें कि ये लिख रखा हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे स्पीड ऑफ साउंड एक्ट करेगा। एग्जांपल ऐसे दे रखा होगा, दे हैव गिवन कि एक मेटल की रॉड है एंड फिर एक वुडन टेबल है एंड देन सी है, सी वाटर, ठीक है ऐसा, एंड देन एयर है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट ना कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसेस स्टेट पे है। तो जो सॉलिड है ना उस पे साउंड की जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है, ठीक है, स्पीड की, वो ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, सो वैसा आप टिक कर लेना, है ना। देखो ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना कि आप एनसीईआरटी प्रीफर करोगे, ठीक है। आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ोगे तो उस कंटेंट से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकती है एंड डेफिनेटली नहीं आ सकती, है ना। बट जब ये होता है ना एनसीईआरटी पढ़ोगे बेसिक, तो यू विल बी श्योर कि मैंने वो पढ़ रखा है कि जो पेपर में वो पूछते हैं ना। तो ये वाली चीजें अच्छी होती है ना, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन एनी मीडियम as we increase the temperature the speed of sound increase, ये दूसरा ऑप्शन नंबर 2, है ना। सेम क्वेश्चन टाइप पे दूसरा क्वेश्चन पूछा ऐसा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर लाई करते हैं जहां पे साउंड की स्पीड इंक्रीज हो सकती है। तो कब होगी, देखो मीडियम की जो टेम्परेचर है जब इंक्रीज करेंगे ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से साउंड की स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। एंड दूसरी थिंग, प्रेशर भी एक्ट करती है। कब, जब हम देखो एक गैसेस स्टेट है, ठीक है, उसको हम प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, देन वो क्या करेगा, उसकी जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स होगी वो इंक्रीज होगी, मीन्स पार्टिकल सामने आएगा तो जो स्पीड होगी वो इंक्रीज करेगी ना ऑब्वियसली, इसलिए प्रेशर भी एक्ट करता है, ठीक है, एंड टेम्परेचर भी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एक चीज देखना यहाँ पे, जो साउंड एयर की स्पीड है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो साउंड की स्पीड है एयर में वो कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड। कौन से टेम्परेचर पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 331 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड 22 डिग्री सेल्सियस पे, ये कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड। ये है किसकी स्पीड, ये है साउंड की स्पीड, कहाँ पे, एयर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा, टू हेयर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड। ये क्या रहा भैया, ठीक है, ये क्या है रहा, बात कर रहा है इको की। इको क्या होती है, ठीक है, इको इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, इको होती क्या है, ठीक है। देखो डेफिनेटली जो आपने देखा होगा मूवीज में, मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा ही होगा, ठीक है, जब साउंड प्रोड्यूस होती है एंड एक माउंटेन होता है वैली वाली जगह पे, तो वहाँ पे ना जो साउंड होती है वो रिपीट करती है ना। एंड इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत बड़े हॉल पे, जब हॉल खाली हो, है ना, तो साउंड वहां पे वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट ऑब्वियसली वो वाइब्रेट तो करेगी ही, वो रिफ्लेक्ट करती है एंड बार बार सुनाई पड़ती है, ठीक है। अगर आप गए होगे केव्स, ठीक है, वहां पे देखा होगा वैली में, वहां आपने ऑब्वियसली किया भी होगा, ठीक है, इको प्रोड्यूस किया होगा, है ना। तो वहां आपने देखा होगा क्या कहता है कि जो टू हेयर अ डिस्टिंक्ट इको, है ना, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन। जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एंड वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा होता है वैली से, है ना, सीलिंग से, वो उन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है ना वो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होगी। अगर इतनी नहीं होगी ना तो वो इको प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, बस याद रखना टाइमिंग क्या दे रखा है, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। एग्जामिनेशन में ऐसे गेम करता है, क्या करता है, 0.1 सेकेंड की जगह पे मिली सेकेंड कर देगा, 1 सेकेंड कर देगा, एट मोस्ट, है ना, 1 सेकेंड कर देगा, ठीक है। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है 0.1 सेकंड के डिफरेंस से कम इतनी डिफरेंस होनी चाहिए, ये कह रहा है बस इको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। याद रखना इस चीज को। एक और चीज है, याद रखो, ये सारे ऑप्शंस में आएंगे, है ना। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, दैट इज 17.2 मीटर। क्या कह रहा है, समझ नहीं आया, फिर से देखो। जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना किसकी, ऑब्स्टेकल की, फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, मतलब आपकी और उस वैली की, है ना, जहां पे आपने साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है, आपकी डिस्टेंस और वो वैली की या सीलिंग की या फिर वो केव की जो डिस्टेंस होगी मिनिमम, वो
ठीक है, और द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, वो डिस्टेंस 17.2 मीटर एटलीस्ट तो होनी चाहिए, ठीक है, तभी को जाके प्रोड्यूस होगी। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपके सोर्स से वैली तक की, 17.2 मीटर, है ना, याद रखना मीटर पे है यूनिट। ओके, सो आई होप कि खत्म हो गया हो। और भी है देखो, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज, है ना, ऑडिबल जो रेंज है ह्यूमन ईयर की वो कितनी है, 20 हर्ट से 20,000 हर्ट ये कैपेसिटी सुन सकता है। 20 हर्ट से नीचे होगी तो क्या होगा, सुनाई नहीं देगी, है ना, एंड 20,000 हर्ट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो भी आप नहीं सुन पाओगे, बिकॉज ईयर कैपेबल ही नहीं है उतनी ज्यादा साउंड सुनने को, ठीक है, कान खराब हो जाएगी, ठीक है। हिंदी बताऊं, देखो नेक्स्ट देखो, और भी है क्या, आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। नाइन्थ यहाँ तक आपका कवर होता है, ठीक है, कुछ थोड़ी मिनट और लूंगा टेंथ कवर करवाने के लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, आप चाहो तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो 10 सेकेंड का, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे टेंथ की एनसीईआरटी। देखो जितना नाइन्थ इंपॉर्टेंट थे ना, नाइन्थ इंपॉर्टेंट था ना, नाइन्थ बेसिक थी, ठीक है, टेंथ क्या होगा, क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा पूछेंगे एज कंपेरिजन टू क्लास 9, ठीक है, बट क्लास 9 इंपॉर्टेंट थी, जितनी चीजें करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिवाइज कर लोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास क्लास 10th वाली क्या है ना, 10th क्लास में पढ़ेंगे हम ये लाइट के बारे में, है ना, फिर ह्यूमन आई पढ़ेंगे, एंड देन और भी चीजें हैं, ठीक है, मैग्नेट वो पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है लाइट, लाइट में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब सारी चीजें, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगा, ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है, क्या कहता है, हाँ जी, देखो, इफ just a second. If an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. An effect known as the diffraction of light. क्या कह रहा भैया, ये कह रहा जब लाइट जो है ना वो एक कॉर्नर से जब बेंड करेगी तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिख रहा है यहाँ पे डिफ्रैक्शन, बस ये जानो, एंड कुछ जानने की जरूरत नहीं है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, ये हमारे पास लॉज हैं। लॉ कौन सा भैया, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा होगा आपने, इजी है, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल और टू द मिरर एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, पता है यहां तक, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बताऊंगा आगे, है ना। स्फेरिकल मिरर के बारे में आ गई, ठीक है, हम मिरर पढ़ेंगे यहाँ पे। एंड मिरर देखो दो तरह की होती है, एक कन्वर्जेंट मिरर, एक डाइवर्जेंट मिरर, है ना। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सी कन्वर्जेंट होती है, कौन सी डाइवर्जेंट होती है, ठीक है, सब बताऊंगा। ये स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंपॉर्टेंट ये है, जस्ट अ सेकेंड, ये ऊपर क्यों चला गया, इंपॉर्टेंट ये टेबल है ना। क्या है इसमें देखो, ये बात कर रहा कॉनकेव मिरर के बारे में एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। एक चीज देख लो, है ना, बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये कौन सा मिरर हमारे पास है, ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, है ना। ये होता है कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट मतलब जब ये कन्वर्ज कर रहा होता है लाइट रे को, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। एंड ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, इट मीन्स ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, ये लाइट रे को डाइवर्ज कर रहा होता है, इसलिए कहते हैं हम इसको डाइवर्जेंट रे मिरर, ठीक है। जो फिर से देखो, कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर, ठीक है। ओके, ये वाला जो टेबल है ये याद करके जाओगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाऊं कैसे, देखो कैसे बताऊंगा मैं, उससे पहले आपको बताता हूँ, ये दिख रहा, आ जाओ यहाँ पे, ए नंबर देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी, कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, तो जो बनेगा हमारे पास इमेज,
कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से। वो कहाँ बनेगा, एट फोकस, दिख रही, यहाँ पे बनेगी एट पॉइंट साइज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट थिंग जान लो मिरर के बारे में, ये इसे कहते हैं हम पोल, है ना, इसे कहते हैं हम फोकस। एफ सी डिनोट्स द सेंटर ऑफ कार्वेचर, एंड ये ए बी क्या है, ए बी डिनोट्स द हेयर इज ऑब्जेक्ट की लेंथ और हाइट, एंड ए डैश बी डैश क्या डिनोट करेगा, इमेज की हाइट और लेंथ। क्लियर है, हाँ जी। सो देखो, जो ऑब्जेक्ट जब होगा सेंटर ऑफ कार्वेचर के बियॉन्ड, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म होगा फोकस पे एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में, दिख रहा, साइज क्या होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कार्वेचर पे, है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही बनेगी एंड सेम साइज की बनेगी। ये दिख रहा है आपको, याद करना, बस याद ये करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा एंड इमेज की पोजीशन क्या होगी एंड इमेज की नेचर क्या होगी, ठीक है, बस इतना याद करना आपको। ये देखो, ऑब्जेक्ट जब फोकस्ड और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कार्वेचर और बड़ी साइज की बनेगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, समझ रहे हो। आपने ऊपर क्या देखा था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। नेक्स्ट देखो, जब इमेज जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, अपोजिट है ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, ये पोल है हमारे पास एंड ये फोकस है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर और बिहाइंड द मिरर। क्यों, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये सारा लाइट रे वो कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे ये इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप लाइट रे की एंगल को देखो, ये ऊपर से जा रही है, ये ऊपर से डाइवर्ज होकर नीचे जा रही है, आपको लग रहा, ये अगर हम प्रोसीड करते हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड, फिर से करता हूँ उसको मैं। देखो, ये जो लाइट रे है वो प्रोसीड हो रही है इस साइड में एंड ये प्रोसीड हो रही है इस साइड में, आपको एंगल देख के लग रहा है कि कहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए हम इमेजनरी से कहाँ मीट करवाते हैं, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हम वी कैन से कि जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना। अब आ जाओ इस वाले डायग्राम पे, कौन से वाले, हाँ चार्ट पे, ये वाले देखो, जब ऑब्जेक्ट होगी इन्फिनिटी पे, पोजीशन क्या होगी इमेज की, फोकस पे, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज मतलब होता है छोटा, है ना। नेचर बताता हूँ कैसे याद करनी है, देखो, जब ऑब्जेक्ट होगी बियॉन्ड सी पे, सी मतलब कार्वेचर पे, सेंटर ऑफ कार्वेचर, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच में, साइज क्या होगी, छोटी होगी, डिमिनाइज्ड होगी। जब सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कार्वेचर पे इमेज फॉर्म होगी, साइज क्या होगी, सेम साइज, एंड सेंटर ऑफ कार्वेचर एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, एंड नेचर साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। एंड जब फोकस पे होगी ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी पे बन रही होगी इमेज, तो इमेज क्या होगी, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फिनिटी पे कुछ नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस हम कहने के लिए इन्फिनिटी यूज करते हैं, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर, ये पढ़ा हमने लास्ट वाले केस में। इमेज की साइज क्या थी, बहुत बड़ी थी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नेचर क्या होगा, देखो सारे में जो है ना, जिसमें इमेज फॉर्मेशन हो रही थी उसमें बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, बट जिसमें हमने करवाया मीटअप, ठीक है, उसमें क्या बनी, वर्चुअल, उसमें नेचर होगी इमेज की वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर है, देखो ये जो पूरी फ्लो चार्ट है ना, इससे क्या करोगे, रीड करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, हाँ 4 बार करोगे, ठीक है। सो इससे क्या होगे, क्लियर होगा आपको पोजिशन पे इमेज की एंड ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एंड वो जो मैंने बताया अभी, ये इसे क्या करोगे, इसके हेल्प से रिवाइज करना, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा चार्ज कर लूँ, प्लग इन कर लूँ लैपटॉप को, है ना, उनको प्लग इन करने दो, जस्ट वेट अ सेकेंड, है ना। हाँ चलो, देखो, कॉनकेव मिरर की जो यूजेस हैं, ठीक है, वो भी देख लेना। आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं हम, ये है कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, इसमें क्या इमेज फॉर्म होती है, इसमें बहुत इजी है, सिर्फ दो पोजीशन पे इमेज फॉर्म होती है। एक जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे,
ए बी दिख रहा, इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी। अब देखो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। इट मीन्स ये सारे लाइट रे को तो डाइवर्ज करेगी, फिर इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। बट हम इसे बिहाइंड द मिरर इसे मीट करवाते हैं इस एंगल को, और इमेज कहाँ बना देते हैं, बिहाइंड द मिरर एंड फोकस पे, ठीक है। देखो ये जो इमेज, ये जो हमारे पास मिरर है ना, आप कहोगे कि भैया कॉनकेव वाले पे फोकस दिस साइड लेफ्ट साइड था, बट कॉन्वेक्स पे राइट साइड क्यों चला गया, राइट साइड इसलिए चला गया ना, देखो आप अगर यू विल कंसिडर इन अ सर्कल, एंड देखो इस सर्कल की जो साइड है, देखो राइट वाला जो साइड है वो कंसिडर करो कॉनकेव मिरर जैसा, ठीक है। तो इसकी ये जो है किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में ना, मीन्स फोकस यहाँ होगा, सेंटर यहाँ है, ठीक है। एंड जब ये सर्कल जो है हमने इधर से कट किया एंड ये इधर से बैक हो जा रही है, तो इसकी सेंटर कहाँ बनी, सेंटर तो यहाँ होगी, ऑब्वियसली सेंटर यहाँ होगी, है ना, पोल यहाँ बनेगा, फोकस यहाँ होगी, ठीक है। इसलिए हम जो राइट साइड लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, फोकस पे। नेक्स्ट देखो जब इंफिनिटी और पोल के बीच में होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो कहाँ इमेज बनेगी, इमेज कहीं नहीं बनेगी, ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो हम इसे मीट करवाएंगे इस सारे रे ऑफ लाइट को, तो कहाँ इमेज फॉर्म होगी, देखो फोकस एंड पोल के बीच में होगी, ठीक है। एंड वो भी बहुत छोटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमने पढ़ा ना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी तो कहाँ बनेगा हमारे पास, पोजिशन कहाँ होगी, इमेज की पोजिशन होगी बिहाइंड द मिरर और एट द फोकस, फोकस पे या बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर तो दोनों में आएगा ऑब्वियसली, हाईली डिमिनाइज्ड बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। एंड इस वाले केस में देखो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, है ना, तो कहाँ पे होगी इमेज, इमेज होगी पोल एंड फोकस के बीच में, एंड ये क्या साइज होगा, डिमिनाइज्ड होगा। हमने दोनों को बनाया रे ऑफ लाइट को मीट करवा के, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अभी आपने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, ठीक है, पढ़ा ना। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, है ना, जो यूजेस थी, ऑब्वियसली ये कैसे छूट गया भाई। हाँ देखो, कॉनकेव मिरर की यूज कहाँ कहाँ होती है, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, है ना, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ तक आई बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहाँ यूज होती है, सेविंग मिरर में यूज होती है, इमेज को लार्ज करके दिखाने के लिए, ठीक है। और कहाँ यूज होती है भैया, डेंटिस्ट के पास वो यूज करते हैं कॉनकेव मिरर लार्ज करने के लिए, ठीक है, टीथ की पिक्चर्स को, ओके। एंड और कहाँ यूज होती है हीट इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में यूज होती है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्वेक्स मिरर की यूज बताता हूँ क्या है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू और विंग मिरर इन द व्हीकल्स। गाड़ियों में जो लगी होती है रियर व्यू मिरर, वो कौन सी मिरर होती है, वो होती है कॉन्वेक्स मिरर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, चलो फास्टली कवर करते हैं, है ना, ये टेक्निकल टर्म है, समझ आएंगी तो अच्छी बात है, पढ़ लेना, बट ये यूजफुल आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है, छोड़ दो, पेपर के बाद पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड, मिरर फॉर्मूला, ये दिख रहा, देखो ये जो है ना मिरर फॉर्मूला, याद रखना क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। याद रखना मिरर में प्लस होता है एंड लेंस में माइनस होता है, बताऊंगा लेंस जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। ये क्या है, ये है मैग्निफिकेशन, क्या बोलता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। देखो रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या है फॉर्म, और ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया,
ऑल्सो याद है, देखो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बस ये क्या है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये चीजें याद रखना, जैसे कि हमारे पास था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी। ठीक है, ओके, बस यही तक इतना था, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा हूँ, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम इन दैन द डेंसर मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, है ना, हायर होगा इन रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। दस द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड टुवर्ड नॉर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा, जो लाइट रे होगा वो जब रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा हो तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड जब वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा हो तो इट मूव टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, कब, जब रेयर से डेंसर की तरफ आए। एंड जब उल्टा होगा इट मीन्स कि जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा हो तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, बस यहाँ तक जानो आप। वही कह रहा है यहाँ पे, देख लो, व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर इट स्पीड अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। है ना, समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, हम अब आ गए हैं कहाँ तक, लेंसेस के पास। ठीक है, लेंसेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो आ जाओ। लेंसेस से बहुत सारी चीजें कवर करवाऊंगा। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में इसको। देखो ये जो है ना लेंस के लिए, ये बताने से फ्लो चार्ट पहले करवाने से पहले क्या करवाऊंगा मैं, फर्स्टली आई विल कवर ये डायग्राम्स। ठीक है, देखो क्या है, ये हमारे पास लेंस है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेंस। कौन सी लेंस है भैया, ये है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है, ये जो ओ है ना, ये है ऑप्टिकल सेंटर। एक बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना चीजों को। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, F1 मीन्स ये फोकस, फर्स्ट पार्ट है ना, फोकस F1। ये है फोकस F2, जिसे हम सेंटर ऑफ कार्वेचर भी कहते हैं और C1 कहते हैं, बट हम यहाँ पे जनरली रिकॉग्नाइज करेंगे 2F1 से। राइट साइड देखो, ये है F2, फोकस नंबर 2, ये है फोकस नंबर 2F2। ठीक है, लेफ्ट साइड वो क्या होगी, F1 2F1, राइट साइड क्या होगी, F2 2F2। ये हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर बीच में। क्लियर है? हाँ, अब देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब होगी इन्फिनिटी पे, है ना, और लाइट रे आ रही होगी, तो ये क्या करेगी, बेंड करेंगी और कहाँ मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी F2 पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। ये हमारा हो गया केस 1। नेक्स्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 के बियॉन्ड होगी, है ना, 2F1 इससे पहले होगी, इमेज कहाँ बनेगी, ये गई लाइट रे। ठीक है, ये गई लाइट रे लेंस से होकर, एंड ये दोनों लाइट रे कहाँ मिलती है, या ये मिलती है 2F, ये F2 एंड 2F2 के बीच में, दिख रहा है आपको, ये बनी इमेज, बनी। बस सेम देखो, नेक्स्ट आ जाओ, जब ऑब्जेक्ट रहेगा 2F1 पे, है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी भैया 2F2 पे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, F1 एंड F2 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगी, देखो ये कुछ नहीं है, ये केस है ना, हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेंस के सामने ला रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, दैट इज इट। नेचर क्या होगा, है ना, पोजिशन क्या होगी, देखो ये कर रहे हैं ना, एग्जामिनेशन में यही पूछता। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, नेचर क्या होगा, इतना आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट यहाँ अगर आप ये कवर कर लो तो इजी हो जाएगी, है ना। देखो जब F1 एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी 2F2 के बाद में, बियॉन्ड 2F2। एंड साइज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में बड़ा है तो नेचर भी इसकी चेंज होगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, जब ऑब्जेक्ट होगी F1 पे, मीन्स फोकस पे F1 पे, देन क्या होगा, लाइट रे कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी, कहीं नहीं, और यू कैन से इन्फिनिटी पे बनेगी भैया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ, जब ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में होगी ऑब्जेक्ट, कहाँ पे होगी, ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये तो लाइट रे इधर की तरफ जाएगा, है ना, एंगल देखो कहीं मिलेगी, मिलने की आपको चांसेस दिख रही, बिल्कुल नहीं, इसलिए हम इस लाइट रे को खुद से मिलाएंगे किधर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस, है ना, लेंस के दूसरी तरफ। तो कहाँ मिलेगी ये, यहाँ पे बियॉन्ड 2F1 यहाँ मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा।
ऑब्वियसली हमने कराया है तो इमेज की जो नेचर होगी वो चेंज होगी, होगी ना। तो इसकी जो डायग्राम, इसकी जो फ्लो चार्ट है ना वो यहाँ दे रखी है ना। देखो क्या दे रखा है उन्होंने, सेम है। देखो एट इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगी तो F2 पे होगी, कहाँ पे, एट फोकस F2, है ना। इमेज की पोजीशन मैंने पहले डायग्राम इसलिए कराया क्योंकि आप क्लियर हो जाओ। ये पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आता फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले फ्लो वो डायग्राम करवाया, ठीक है, ओके। साइज क्या होगा, छोटा होगा, डिमिनाइज्ड होगा। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 एंड 2 F2 एंड 2F2 के बीच में, एंड साइज छोटा होगा। जब इमेज 2F1 पे होगी, ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे होगी, इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे, एंड साइज सेम होगा, याद रखना, ठीक है। जब F1 पे एंड 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 2F2 पे, है ना। एंड कैसा होगा, वो बड़ा होगा। जब फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट F1 पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, एंड इमेज यू कैन से इमेज कुड नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। एंड जब बिटवीन F1 पे एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। एंड साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा, इन लार्ज, ठीक है। ये जो खुद से फॉर्म हुआ ना, ये सारा रेगुलर एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, नेचर इमेज का। एंड हमने जो फॉर्म करा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्लियर है। ओके, हमने देख लिया कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। नाउ मूविंग टू द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी, यहाँ पे हम मिरर लेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो लेंस में क्या है, कॉनकेव लेंस। बस दो इसमें डायग्राम्स फॉर्मेशन होगी, क्या हो रही है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी लाइट रे आ रही है, तो देखो ये जो कॉनकेव लेंस होता है ना, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो क्या होती है, ये खुद से फॉर्मेशन तो होगी नहीं, हम इसे खुद मिलाएंगे अपने हाथों से, ठीक है, लाइट रे को। तो कहाँ बनेगी, ये F1 पे बनेगी। सेम देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, F1 पे हो एंड 2F1 पे हो, दिख रहा, ये F1 है एंड ये 2F1 है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज नहीं बनेगी, बिकॉज ऑफ ये कॉनकेव लेंस है। एंड कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ हमने मिलाया, ये हम जब इसको मीटअप करवाएंगे ना लाइट रे को खुद से, तो कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। हमने खुद ही से बनाया, इसलिए देखो यहाँ पे इसकी जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दिख रहा दोनों में, ओके। केस क्या था हमारे पास, इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनी, F1 पे, एंड ऑप्टिकल सेंटर की और इन्फिनिटी के बीच में था, तो कहाँ बनी हमारे पास, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज क्या था, इसमें हायर डिविनाइज था, इसमें डिविनाइज था, क्लियर है। देखो आई थिंक एंड आप कंफ्यूज हो गए होगे अभी तक कि भैया कौन सी कन्वर्जिंग मिरर है, कौन सी डाइवर्जिंग लेंस है ना, कंफ्यूज हो गए हैं। एंड कंफ्यूज हो गए हो ना तो इसे क्लियर करो, बिकॉज पेपर में अगर ये दिखा ना तो वहाँ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हाँ देखो, तो होती क्या है, मैं यहाँ पॉज लेता हूँ, ठीक है, एंड बताता हूँ आपको। अगर आप सुन रहे हो ना तो पेन उठाओ एंड कॉपी में लिखो अपने, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, लिखोगे मैं बता रहा हूँ वो लिखो। फर्स्ट थिंग मिरर लिखो ऊपर में, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट दो, वहां लिखो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होती है, कन्वर्जिंग मिरर, इज इक्वल टू लिखो, कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कन्वर्जिंग मिरर। एंड नेक्स्ट लिखो कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, आप लिखो लेंस, है ना, अंडरलाइन करो। फर्स्ट पॉइंट दो कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस लिखो इज इक्वल टू डाइवर्जिंग लेंस। सेकेंड पॉइंट दो एंड क्या लिखो, कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कन्वर्जिंग लेंस, क्लियर है। यहां तक ये बात ध्यान में रखना, दो लेंस के बारे में एंड दो मिरर के बारे में, ठीक है। मैंने जो बताया एक्यूरेट बताया, ठीक है, सही बताया, उसे याद करना चीजों को। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, तो क्या है, फर्स्ट थिंग ये लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला क्या है भैया, लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, हम पढ़ते हैं पावर में आते हैं, ठीक है। ये कौन सा पावर है, पावर तो हमने ऑब्वियसली पढ़ा, ठीक है, पहले, बट यहाँ पे वो पावर नहीं है, यहाँ पे है पावर ऑफ लेंसेस। लेंस से कितनी पावर होती है पता है आपको, अगर आपने किसी के भी लगा हो, आपके फ्रेंड्स की ग्लासेस लगी हो, है ना, स्पेक्टिकल्स वो यूज करता हो, उससे पूछना कि पावर कितनी है, 0.5, ठीक है, एंड 1.5,
1, ठीक है, ऐसे होती है पावर। तो एंड पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है, समझ आएगी आपको। देखो फॉर्मूला क्या होता है वो पहले देखो, P इज इक्वल टू 1/f। P क्या है पावर, F क्या फोकल लेंथ, ठीक है। जितना फोकल लेंथ बड़ा होगा पावर उतनी कम होगी, एंड जितना फोकल लेंथ छोटा होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। आई बात समझ। देखो चैप्टर खत्म है, लास्ट एंडिंग देखो यहाँ पे क्या बोल रहा। जो एसआई यूनिट होती है ना पावर की, वो क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है। और देखो द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो चीज को। कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, एंड कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। याद आ गई, याद रखा आपने, ठीक है। इससे आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा, optician prescribe corrective lenses indicating their power. Let us say the lens prescribed has power equal to plus 2 diopter, है ना। प्लस कहने का मतलब कौन सा लेंस होगा, लेंस शुड बी कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक क्लियर हुआ, प्लस देखते साथ आपको क्या क्लियर हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस है भैया, बहुत अच्छे। टू क्यों आया, देखो टू क्यों आया बताता हूँ, ठीक है। जब फोकल लेंथ 0.5 मीटर होगा, कब होगा, देखो आप इस फॉर्मूले पे आओ, कौन से फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे। देखो पावर 2 कब आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला तब यूज हो रहा जब फोकल लेंथ मीटर पे है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर पे होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, P इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ बाई एफ, ठीक है। अगर मीटर पे हो तो 1/f लिखोगे, अगर सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ दे रखा हो तो 100/f करोगे। क्लियर है, ठीक है। तो टू डायोप्टर कब आएगा, है ना। टू डायोप्टर तब आएगा अगर हम मीटर में लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, है ना। एंड अगर ऑब्वियसली सेंटीमीटर पे लिखेंगे तो 2 कब आएगा, जब 50 से मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड करेंगे, है ना। 100/50 इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सोचना इस फॉर्मूले पे, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर पावर किसी लेंस की -2.5 दे रखा हो, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस मतलब हो गया वो जो लेंस है ना वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। एंड उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे मीटर पे है, क्या लिखोगे आप, 1/f इज इक्वल टू पी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1/p कितना दे रखा है, 2.5। तो 1/2.5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10/25, 10/25, इट मीन्स 0.4, है ना, 0.4। और यू कैन मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्या कर सकते हो, 100/25, 100/250 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, 0.4 मीटर। दिस लेंस इज कॉन्केव। बात आई समझ। देखो कुछ नहीं है, इतना इजी है ना। देखो पॉजिटिव नेगेटिव देखो, लेंसेज को डिफ्रेंशिएट कर दो, एंड देन आफ्टर क्या देखोगे आप कि जितनी पावर दे रखा हो उतनी फोकल लेंथ निकाल दोगे, फोकल लेंथ दे रखा होगा तो पावर निकाल दोगे। हाँ याद रखने वाली बात ये है कि मीटर में दे रखा हो तो 1/f करना, एंड सेंटीमीटर में दे रखा हो तो 100/f करना। क्लियर है। पावर जैसे कि देखो रेसिस्टेंस को मैं बताऊंगा आगे, रेसिस्टेंस को हम कैसे जस्ट गिव मी अ सेकंड, रेसिस्टेंस हम कैसे ऐड करते हैं। अगर रेसिस्टेंस सीरीज में दे रखा हो हम ऐड करते हैं उसे डायरेक्टली ऐसे, है ना। एंड अगर वो पैरेलल दे रखा हो तो 1 बाई करते हैं ना, 1/R1, 1/R2। बट पावर करते हैं हम ऐसा सीरीज में, ठीक है। पावर अगर P1 P2 P3 दे रखा हो बहुत सारे रेंजेस का, टोटल पावर कितना आएगा पता है, सबको ऐड कर दो, बस इतना इजी है ना। सो ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। ये पढ़ लो आप, है ना, ये पढ़ लेना, ठीक है। अरे लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर टू मिरर, और वे बेंड होगा नॉर्मल वाला, पढ़ लेना आप, ठीक है। एंड लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इन इनॉर्मस स्पीड, कितने स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। ये पढ़ लेना इमरजेंट रे के केस में, ठीक है। इसे रीड कर लेना, ओके। मिरर फॉर्मूला क्लियर है, लेंस फॉर्मूला क्लियर है। हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे एंड होता है, ठीक है। एंड बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के पास हम आते हैं। चैप्टर का नेम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। डेफिनेटली इट इज अ कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। इट इज अ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। चलो देखते हैं हम इसको। एक सेकेंड यार, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में ऐसे ना, रुक जाओ, मार्कर थोड़ा ऊपर चला गया, अंडरलाइन करते हैं उसको, द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सो हमारी चैप्टर क्या है,
द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ आएगी आईज के, ह्यूमन आईज के बारे में बहुत सारी चीजें, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना, बहुत सारी चीजें देख लो, हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। देखो लाइट एंटर्स द आई, ठीक है, थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। ओके, आगे देखो क्या कहता है, जो आईबॉल है ना, आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो यंग ह्यूमन आई होती है उसकी डायमीटर कितनी होती है आई की, वो होती है 2.3 सेंटीमीटर की। ओके, नेक्स्ट देखो, आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना। आइरिस क्या है, ये एक मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। डायग्राम बताऊंगा कि कहाँ पे प्यूपिल्स है, कहाँ पे आइरिस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, एंटरिंग द आई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें हैं, क्या है कि ह्यूमन आई में जो आंख है, ठीक है, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ लाइट और लाइट रे आएगी, है ना, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा प्यूपिल, ठीक है। देखो प्यूपिल कहाँ है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। प्यूपिल कंट्रोल करेगा कि आईज में कितनी लाइट रे आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस प्यूपिल के साइज को क्या लिखा है, प्यूपिल के साइज को, साइज ऑफ द प्यूपिल, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है आइरिस। आई बात समझ, इस ह्यूमन आई की जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्या बताया हमने, लाइट इंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। ये देखो ये पार्ट कॉर्निया, कॉर्निया क्या है कि जो ऊपर मस्कुलर है ना टिश्यू ट्रांसपेरेंट, उसे कहते हैं कॉर्निया, यहां से इंटर होती है, ठीक है। देखो बेसिकली दो चैप्टर्स और बची है, ठीक है, वो कवर कर लो, आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, खत्म कर लो, अच्छा मजा आएगा उसके बाद, ठीक है। जो आइलैंड्स है ना, आइलैंड्स इज, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेलस जेली लाइक मटेरियल। हाँ यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इट्स कार्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हेल्प करता है जो आइलैंड्स का जो कार्वेचर है उसे मॉडिफाई करने में, उसे चेंज करने में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये, द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स, ठीक है, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। व्हाट इज अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, उसे कहते हैं हम अकोमोडेशन। ओके, एक देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, गिव मी अ सेकेंड, मैं कुछ चेक कर रहा था यहाँ पे। ओके, चलो आ जाओ, डिफेक्ट्स, है ना, डिफेक्ट्स में क्या क्या आएंगे, ठीक है। ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स तो ऑब्वियसली होती हैं, तभी तो आप ग्लासेस लगाते हो, स्पेक्टिकल्स लगाते हो, ठीक है, चश्मे लगाते हो, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं देखो, यहाँ पे फर्स्ट थिंग मायोपिया, जिसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस भी। सेकंड आ गया हमारे पास हाइपरमेट्रोपी, जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस भी। थर्ड आ गया हमारे पास प्रेसबायोपिया। इन सब के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, है ना, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें देखो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, बात को समझो, ठीक है। जो मायोपिक आया है ना, अच्छा एक सेकंड, इसे बताने से पहले मैं कुछ बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो एक जब करेक्ट ह्यूमन आया है ना, ये इसकी इमेज कहाँ बन रही होती है, रेटिना पे। हाँ, जब मायोपिया होता है ना, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है लाइट रे की, वो कहाँ होती है, वो रेटिना से पहले मिल जाती है। इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना से पहले होती है। इट मीन्स आपको वो इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, तो क्लियर करने के लिए वापस रेटिना के पास मीटअप करवाने के लिए, लाइट रे का पिक्चर बनाने के लिए रेटिना के पास क्या करना पड़ता है, वी विल यूज दिस लेंस। एंड ये कौन सा लेंस है, देखो, करेक्शन फॉर मायोपिया विथ अ कॉनकेव लेंस। ये है लेंस हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। इट मींस जब मायोपिया होती है, ठीक है, तो उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उसे ठीक करने के लिए यूज करते हैं हम कॉनकेव लेंस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, यहाँ पे देखो, ये डिफेक्ट होती है ना, होती कैसे है, क्या बोल रहा, मायोपिया होता कैसे, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, कैसे, एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ द आइलैंड्स। आइलैंड्स का जो कार्वेचर है ना वो बढ़ जाता हो, बढ़ जाएगा। दूसरा केस,
इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, या तो आईबॉल जो है वो इलोंगेट हो गया, बड़ा हो गया हो, ठीक है, या फिर जो आईलेंस का जो कार्वेचर है वो एक्सेस हो गया, वो बढ़ गया हो। इन दो केसेस में क्या होगी, डिफेक्ट होगी, मायोपिया वाला केस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाइपरमेट्रोपिया, सेम यहाँ पे इस वाले कंडीशन पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी नॉर्मल आई में वो यहाँ पे रेटिना पे हो रही है, बट मायोपिक आई में क्या होती है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जो पिक्चर बन रही होती है वो रेटिना के बाहर बन रही हो, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। इट मीन्स जो पिक्चर बनेगी वो बनेगी नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, मीन्स वो आपको पिक्चर दिखेगा नहीं। तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इसे करेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो लिखा है ना, करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक, ठीक है, इसे हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हाइपरमेट्रोपिया ये होती कैसे है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, दिस डिफेक्ट अराइजेस, ये डिफेक्ट होती कैसे, इधर बिकॉज ऑफ, फर्स्ट थिंग, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो आई लेंस का है ना वो बड़ा हो जाए, और दूसरी कंडीशन, द आई लेंस हैज बिकम टू स्मॉल, जो आईबॉल है ना हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल बहुत छोटा हो जाए, इन दो कंडीशंस की में बनती है, डिफेक्ट्स अराइज होती है, ठीक है। कंडीशन मैंने बताया अराइज कैसे होती है, जब आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, एंड फोकल लेंथ बड़ा हो जाए, एंड दूसरा चीज जो आईबॉल है वो बहुत छोटा हो जाए, आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, ठीक है। इसे ठीक कैसे करते हैं, इसे ठीक करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक सही है, देखो इतना आसान था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आई थिंक इस वाले एनसीईआरटी वाले बुक में नहीं है, ओके ओके है, ओके ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, है यहाँ पे देखो, हाँ प्रेस बायोपिया, पेजेस चेंजेस है बिकॉज अर्लियर एनसीईआरटीज में पेजेस कहीं और भी हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट कर दी गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, मतलब प्रेसबायोपिया जो है वो एज बढ़ने की वजह से ये होता है, ठीक है। ये डिफेक्ट होती है, जनरली नहीं होती, बट जिनका एज ज्यादा हो गया ना उनको होता है प्रेसबायोपिया। इसे ठीक कैसे करते हैं, इसे ठीक करते हैं बाइफोकल लेंस से, ठीक है। देखो दिस अराइजेस ड्यू टू ग्रेजुअल, क्या कह रहा है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनाइजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंसेस। क्या समझ आई, देखो क्या है, इनपे यूज होंगी बाइफोकल लेंस, है ना। अब बताता हूँ बाइफोकल लेंस होती कैसे हैं, ठीक है। देखो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बाइफोकल लेंस होती कैसे, देखो ऊपर से ये होगा कॉनकेव लेंस, क्लियर है। नीचे से क्या होगा ये, भैया नीचे से ये होगा ऐसे कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो ये है हमारे पास बाइफोकल लेंस, ऊपर से कॉनकेव है, नीचे से कॉन्वेक्स, ठीक है, इसे कहते हैं हम बाइफोकल लेंस। ओके, सो ह्यूमन आई प्रोसीड करते हैं हम आगे, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिज्म के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स, ठीक है। डिस्पर्सन, ओके, हाँ यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है विबग्योर, सबने पढ़ा होगा, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, देखो यहाँ लिख रखा है, ठीक है। हम्म, सो नेक्स्ट देखो, इसकी बाइफर्केशन देख लेना, ठीक है। एंड वन थिंग, इनकी जो लाइट रेज है ना, इन पे देख लेना आप, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एंड वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। सेम आप देख लोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी, है ना, जो गामा रे होती है ना, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इन सब की, ठीक है। प्लीज इससे आप क्या करोगे, देख के जाओगे, ठीक है, पेपर में देख के जाओगे। क्या है कि जो मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज क्या बताया, वेवलेंथ, हाँ पढ़ के जाना सारी चीजों की, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द बैंड ऑफ द कलर कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इस पूरे बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, आइजक न्यूटन, है ना, आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ठीक है। देखो सर आइजक न्यूटन सर ने जो था, सर जो हमारे थे, वो वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। लाइट स्पेक्ट्रम को पहले किसने देखा था, ठीक है, आइजक न्यूटन सर ने, ठीक है। ओके,
हाँ, रेनबो से रिगार्डिंग कुछ देख लो, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसमें रिफ्लेक्शन होती है, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, देन फिर रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। देखो इस वाले पोर्शन पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड देन फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। एंड देख रहे हो सनलाइट रे वन एक रे आ रही थी, बट यहाँ से डाइवर्ज होके डिस्पर्स होके ये सारे जो रेज डिफरेंट पे डिवाइड हुई ना, ये कारण बन दिया रेनबो का, ठीक है। ये रेनबो अकर होने में रीजन शो करती है, ठीक है। देखो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स इन द इंसिडेंट एंड देन रिफ्लेक्ट इन इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फिर से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखा होगा आपने, जो हमारे पास अर्थ है, हॉरिजॉन्ट जो दिखता है, हॉरिजॉन्ट से दिखती है सन, ठीक है। अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन, ये कैसे होती है, ये होती है सारी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। देखो यहाँ जो लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, है ना, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। सन का दिखना, ऊपर नीचे टाइम से पहले दिखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, ठीक है। However, its paths become visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. जब पार्टिकल का साइज ग्रेटर होता है ना, तो स्कैटरिंग पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर आई थिंक हमारा कवर है, हाँ, ओके। इंपॉर्टेंट सारी चीजें इस चैप्टर में इतनी थी। नेक्स्ट देखो, ठीक है। हाँ, ये सारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ की टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सेम है ऑफिसर साहब, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली मैं ये तो सेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये सारी एनसीईआरटी है, तो आप एनसीईआरटी मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, डाउनलोड करो एनसीईआरटी वाला साइट से, वहां से वीडियो को पॉज करो एंड सारा हाईलाइट करो, ठीक है। आपकी हेल्प होगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। सो एक चैप्टर और बचा है, ठीक है, ये कवर कर लेते हैं, फिर खत्म, ठीक है, चलो। देखो स्पीड में कराता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। Electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges was taken to be direction of the current. जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा ना, उस डायरेक्शन पे, या जिस साइड से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हो, उस साइड से उस डायरेक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं, जो कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के डायरेक्शन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू टी, यू कैन से क्यू इज इक्वल टू आई टी, इंपॉर्टेंट है। क्यू मीन्स चार्ज हो गया, आई जो हो गया वो हमारे पास क्या है, वो है करंट, एंड टी इज इक्वल टू टाइम, ठीक। देखो ऐसा यूनिट जो है वो चार्ज का क्या होता है, वो होता है कूलम, ओके। ये देखो इलेक्ट्रॉन पोजेस, ओके, हाँ, इलेक्ट्रॉन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं हम इसमें, मूव करते हैं, ओके। जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, क्या है, ऐसा यूनिट जो है ना होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो होती है वोल्ट। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ऑब्वियसली यू ऑल नोस। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल बाई 1 कूलम, ओके। वोल्ट मीटर को जो कनेक्ट करता है ना, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। याद रखना दो चीजें होती है, वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल, एंड एम मीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ये दो चीजें दिमाग में हमेशा याद रखना है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, करंट के डिफरेंस को नापता है, इसे यूज करते हैं पैरेलल में। एंड एम मीटर जो है वो क्या यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कि इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ डायग्राम्स हैं, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10th में है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। एक फॉर्मूला था, देख लो एक बार, कौन सा फॉर्मूला था,
ओके, आई थिंक आगे होगा। हाँ, यहाँ पे तो है देखो, V इज इक्वल टू आई आर, याद कर लेंगे, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्ट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज इट। आगे आ जाओ। देखो ये जो फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस निकालने वाला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया, और ये क्या है भैया, ये रो। ओके, इसे कहते हैं रेसिस्टिविटी। ओके, जैसे कांस्टेंट लगाते हैं ना प्रोपोर्शन हटाने के लिए, इसमें हम रेसिस्टिविटी लगाते हैं, ठीक है। सेम देखो ये लिखा है ना, रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बस और कुछ नहीं है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर यहाँ पे एक चीज जान लो, अगर लेंथ बढ़ेगी ना किसी कंडक्टर की, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी। अगर कंडक्टर की एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज हुई, तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। एंड अगर एरिया कम हुई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, मूव करते हैं हम इधर, है ना। इस पे ज्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ नहीं है, जो बेसिक है आपको पता होगी ऑब्वियसली, है ना। जो मुझे करवानी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। रजिस्टर इन सीरीज कनेक्ट कैसे करेंगे, रजिस्टर को दो तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज में एंड एक पैरेलल में। देखो सीरीज वाले में कुछ नहीं करेंगे, सारे रेसिस्टेंस को हम जोड़ देंगे एंड यू विल गेट दैट नेट रेसिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, है ना। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, जब पैरेलल कनेक्ट करेंगे मतलब ऐसा सिचुएशन पे पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला हियर इट इज, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, 1/RP, RP इज कंसिडर्ड टू बी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। जो भी रेजिस्टेंस हो गया ना उनको 1 बाई के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ये बस फॉर्मूला है, ठीक है, बस याद कर लो ऐसे। अगर आएंगी क्वेश्चन में, ठीक है, जरूरत पड़ेगी पुट करना, यू विल गेट द आंसर। याद कर लो, ठीक है। ये पावर है, ठीक है। पावर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होगी, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके ओके, ठीक है, गॉट इट राइट, ठीक है। हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, ये ऑब्वियसली P मींस पावर एंड V मींस ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। Q हमारे पास क्या हो गया, Q इज इक्वल टू चार्ज T टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी आई याद करना, एंड आपको ऑब्वियसली पता है कि I मतलब क्या था, Q इज इक्वल टू आई, वहां से निकाल सकते हो, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला सिस्टम में क्या है, ये वाला फॉर्मूला है देखो, ठीक है। जो H इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। आई क्या यहाँ पे करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम, ये H क्या है, हीट, हीट निकालेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट निकाल, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे अप्लायंसेस में, ठीक है। मीन्स जो आपके घर पे कुछ चीजें होंगी, ठीक है, अप्लायंसेस होंगी, वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना जब आप करंट पे जब उस पर करंट लगा कर रखते हो, या फिर यू कैन से प्लग इन करके रखते हो, ठीक है। तो गर्म हो जाता है, गर्म कैसे होता है, बिकॉज वहां पे एक्ट कर रही होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बस इस वजह से वो हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, स्पीड में देखते हैं, ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं इसको। कि देख लो, है ना, टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो कितनी होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, देखो द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव, है ना, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की लाइफ को बनाने, बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं बल्ब में, इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन। क्लियर यहां तक। देखो द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, उस फ्यूज जो है ना आर रेटेड एज 1 एम्पियर हो सकती है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, बस, ठीक है। एक चीज और देखो, फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दो, ठीक है। बस याद रखना जो फ्यूज यूज करते हैं हम, वो 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर की होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मूला बताया मैंने, P इज इक्वल टू वी आई, याद कर लो। एंड ये कैसे आया, देखो इजी है, क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, वहां से डिराइव करना, ये आ जाएगी, ठीक है। रेसिस्टेंस वाले सेक्शन में मैं पढ़ा था। हाँ, तो मैंने बताया था थोड़ी
कुछ टाइम पहले, अभी अभी जस्ट कि इस वाले क्लास में ही कि 3.6 वाला सीन क्या है। देखो जो 1 किलो वॉट आवर होता है ना, इस पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, ठीक है। एनडीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होती है, ठीक है, याद करना। या फिर इसे चेंज करके देगा तो कंफ्यूज मत करना, 36 इंटू 10 to the power 5 जूल भी दे सकता है, ठीक है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे। ये देखो एग्जाम्पल हमारी हो गई, कैसे निकालोगे ये पढ़ के जाना, एनडीए वाले मस्ट है, इसे पढ़ के जाना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की वॉट है 400 वॉट की रेफ्रिजरेटर है, एक दिन में 8 घंटे यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ एनर्जी है ना, जो हम 30 दिन के लिए ऑपरेट करते हैं, उसकी है 3 रुपए पर किलो वॉट। निकालेंगे कैसे, आंसर कैसे आएगा, ठीक है, कितनी ये कंज्यूम करेगी, कितना हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। तो देखो 400 वॉट की फ्रिज थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, हाँ 400 वॉट की फ्रिज थी, 8 घंटे हमने चलाया एंड 30 दिन तक चलाई है, कितना हो गया 96,000 वॉट आवर। बट इसे वॉट आवर में नहीं करना, इसे किलो वॉट आवर पे करना है, ठीक है। इट सोज कि 96 किलो वॉट आवर, बस खत्म, आंसर आ गया। इसे क्या करो, जितना रेट दे रखा है ना 3 रुपए, इसे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है, 288 रुपए, खत्म, ठीक। इजी था, आसान लगा, ओके। देखो इतना इजी है। यहाँ एक चीज देख लो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ, इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। याद रखना मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज ऑफ रेसिस्टिविटी वहां एक्ट कर रही होती है, हाँ। इसलिए मैंने बताया, देखो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट स्पीड मूव करो, ठीक है, खत्म, ये यहाँ तक एंड हो गई, ठीक है। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस एक लास्ट चैप्टर बचाइए, कुछ 5 मिनट और लूंगा, ठीक है, 2 से 3 मिनट, खत्म। ये देखो, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इस चैप्टर पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है भैया, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, देखो ये मैग्नेट दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली, है ना। इधर आ जाओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हो, है ना, क्या कह रहा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इज अ क्वांटिटी दैट हैज both direction and magnitude. It means what it means. It means जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। आगे आ जाओ, यहाँ देखो, इनसाइड द मैग्नेट जो होता है ना, वो डायरेक्शन क्या होती है ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है अंदर में, मैग्नेट के अंदर में, एंड मैग्नेट के बाहर में होती है नॉर्थ से साउथ। यहाँ देखो, दिख रही कुछ आपको, अंदर में क्या है, यहाँ पे नोटिस करो, इधर से आ रही है, इधर देखो यहाँ से आ रही है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ अंदर गई, एंड यहाँ से ये बाहर की तरफ, ये कुछ तो हमारे ऐसे सर्कुलर यहाँ पे फिर अंदर आ गए, कुछ बाहर चले गए। इसका मतलब मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, एंड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनो और दिमाग में याद रखो, ठीक है, ओके। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से भैया, इंपॉर्टेंट रूल ये वाले, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता, देखो इतना इजी है। ये क्या बोलता है, जो हमारा फिंगर है ना, आप ऐसे जैसा ये वहाँ डायग्राम दिख रहा है, आप ये देखो, इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये जो इसका थंब है, ये अगर शो करेगा करंट के डायरेक्शन को ना, तो जितने इसके कर्व फिंगर है ना, ये जो फिंगर कर्व दिख रहे हैं आपको, रिमेन 4 फिंगर, ये जो कर्व है, ये शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, बस खत्म, ठीक है। थंब शो करेगा करंट डायरेक्शन को, तो जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं, ठीक है, वो शो करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, एक रूल और है, वो देखो, हाँ ये क्या रूल है, ये फ्लेमिंग्स की लेफ्ट हैंड थंब रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ये बोलता क्या है वो देखो, ये क्या कहता है, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। देखो क्या कह रहा, अगर ये फर्स्ट जो फिंगर है ना, फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये पॉइंट अगर करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एंड सेकंड फिंगर अगर करंट की तरफ डायरेक्शन कर रहा, तो हमारा जो थंब है ना वो बताएगा मोशन किस डायरेक्शन पे होगी,
बस खत्म। ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये कैसे कर सकते हो आप देखो, ये जो हमारे जो फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर एंड थंब है, उसे आप 90 डिग्री पे अलाइन करो एंड वहां से देखो, फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड को डिनोट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, जो मिडिल वाली फिंगर है वो करंट को करेगी, एंड जो थंब है वो हमारा मोशन को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है हमें, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर। ओके 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 ओके, यहाँ देखो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, आई थिंक यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, ठीक है। क्या मिसिंग है मैं बताता हूँ। यहाँ मिसिंग है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वो पढ़ लेना, ठीक है, वो पढ़ लेना। इस एनसीईआरटी वाले बुक में आई थिंक है नहीं, आई डोंट नो कि है क्यों नहीं, होनी तो होनी चाहिए, इट इज मस्ट, ठीक है। सो पढ़ लेना, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेना। जैसे लेफ्ट है ना, मैं आपको राइट एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। राइट क्या कहता है, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ना, द थंब shows the direction of motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of induced current। सेम बात है, अगर फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगा फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन को, तो जो हमारा जो मिडिल फिंगर है ना, वो इंडिकेट करेगा इंड्यूस्ड करंट को। ये कहता है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, यहाँ पे है नहीं, ठीक है, आप इसे पढ़ लें, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पता है आपको क्या होती है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट सर्किट में है या नहीं, ये डिटेक्ट कौन करता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे बेस्ड होती है। ओके, नाउ ये खत्म हो गई, ठीक है। ओके, चलो बहुत बेहतरीन आपने पढ़ाई करी अभी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखो एक चीजें क्या है यहाँ पे, कुछ लिख रखा है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। फ्यूज हो गया, पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट, नहीं, ठीक है, ओके, चलो, ओके, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। दैट इज इट, हमने शुरू अच्छे से करा, ठीक है, एंड बेहतरीन करा, ठीक है, पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट हमारा लास्ट चैप्टर था, ये 19 की एनसीईआरटी आपने कवर कर ली, बहुत बेहतरीन, ठीक है। हाँ, अब जो भी जिन्होंने भी नहीं देखा हो बायो वाली क्लासेस, वो जाके देखो, अपलोडेड है, ठीक है। एंड कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, पेपर से पहले बता दूंगा कैसे अटेंड करनी है, थोड़ी सी गाइड कर दूंगा, ताकि आपका मार्क्स आप इंप्रूव कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन। एंड सब्सक्राइब नहीं करा हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बहुत मेहनत करा है भाई आपने भी करा है, मैंने भी करा है, ठीक है, बहुत मेहनत लगी यार, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, लाइक कर देना, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे अभी अच्छे खासे लोग हैं यार, जाके ज्वाइन करो उसको, ठीक है, 50 लोग हैं, ठीक है, जाके ज्वाइन करो, जितनी कंटेंट होती है मैं सारे वहाँ अपलोड करता हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू ओनली दोज थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो देता हूँ, ये नहीं कि कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, कुछ भी नोट्स दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास नोट्स अगर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आई विल नेवर सेंड यू दैट नोट्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से मैं वो सिर्फ वो देता हूँ, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत टाइम कुछ चीजें नहीं भी आ रही होंगी, ठीक है। सो वेट एंड वॉच, ठीक है। सो कुछ अच्छी चीजें हो रही होती है बैक ऑफ द सीन, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।